तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लेकर आए हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 3, जिसका नाम है क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज। तो हमने अभी तक यूनिट 1 एंड यूनिट 2 काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिए चैनल पर। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, उसे जाकर चेकआउट करो। हमने देखो उसके पूरी हमने सिलेबस तो कवर किया, उसके साथ साथ जितने 3 साल में क्वेश्चन आए थे पीवाईक्यू, वो हमने सबका सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो उसे देख लो जल्दी से जाकर, अगर नहीं देखा है। और अगर देख लिया है तो चलो कंटिन्यू करते हैं यूनिट 3। तो आपका सब्जेक्ट कोड है हमारा KCS 713 सब्जेक्ट का, और लेक्चर हमारा ये 1 है यूनिट 3 का। और देखो ये जो नाम है ना, क्लाउड आर्किटेक्चर सर्विस एंड स्टोरेज, तो हम ये तीन ही चीजें इस यूनिट के अंदर, एक तो हम क्लाउड आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, सर्विसेज कौन सी हैं और डेप्लॉयमेंट मॉडल वो पढ़ेंगे, एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर एंड एवरीथिंग, ठीक है। जितने भी लिमिटेशंस वगैरह हैं या फिर जो भी फीचर्स हैं, होती क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेक्चर वन में क्या क्या देखने वाले थे वो लेक्चर वन में क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन देखेंगे। फिर NIST कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, पिछली 2 बार ही पूछा गया है, देख सकते हो अब 10 मार्क्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे करके ही जाना है, ठीक है। और एक हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक, आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस, हमारे सिलेबस में मेंशन है इसलिए बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्लाउड जो है, मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, जो भी प्रोवाइडर्स हैं वो कैसे हमारा जो क्लाउड है वो क्रिएट करते हैं, कैसे सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाती है और कैसे कंज्यूमर उसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ लेयर्ड होती हैं, अगर लेयर नहीं होगी तो कैसे कोई भी बड़ी चीज हो पाएगी, ठीक है। कभी भी कोई भी बड़ा मॉडल होता है ना, तो उसके पीछे लेयर्ड होती है, ठीक है। उसी से वो काफी अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। तो उन्हीं लेयर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर टू द वे cloud computing systems are structured into multiple layers to ensure efficient resource management, scalability and security। ये हमारे जो मेन एस्पेक्ट हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो इन्हें मैनेज करना है, स्केलेबल बनाना है अपना जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, और सिक्योरिटी, ठीक है। इन सबको मैनेज करने के लिए मल्टीपल लेयर्स का इस्तेमाल होता है इसके अंदर, तो उन्हीं को हम देखने वाले हैं। दिस डिजाइन अलाउज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज टू बी मॉड्यूलर, हेल्पिंग मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट्स, ठीक है। सो ये जो तीनों लेयर हैं, ये क्या करती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग को हेल्प करती हैं, वो अपने डिफरेंट एक्सपेक्ट को क्या कर पाए, अलाउ कर पाए या फिर फुलफिल कर पाए, जैसे कि मॉड्यूलर बना पाए और मैनेजमेंट को भी मतलब हेल्प कर पाए। यही सब देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो पूरा क्लाउड आर्किटेक्चर है वो हमारा 4 लेयर के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। एक होती है हमारी फिजिकल लेयर, है ना, एक होती है वर्चुअल लेयर, एक होती है कंट्रोल लेयर, और एक होती है हमारी सर्विस लेयर। सर्विस लेयर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। SAS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में, तीनों को, चिंता मत करना। अब देखो मैं आपको एक लेयर के बारे में और बताता हूँ, वो होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लिख कर आना, मैंने मतलब कि स्टैंडर्ड बनाया है, जो कि स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो उसके यहाँ पर एक ऊपर एप्लीकेशन लेयर भी लगा सकते हो, वो ऑप्शनल होती है, जो कि हमें क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करा रहे होते हैं यूजर्स को इजीली इंटरेक्ट करने के लिए सर्विसेज के साथ, ठीक है। सो आप चाहो तो बना सकते हो, वरना कंफ्यूज मत हो ना, यही बना के आ जाना। तो ये क्या था हमारा लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर। अब इन सबको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, अगर मैं यहीं पर बता दूंगा जो मैंने लिखा है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या होती है, द फाउंडेशन ऑफ द क्लाउड इन्वायरमेंट। दिस लेयर इंक्लूड द एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर सच एज सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एक हमारा होता है क्लाउड प्रोवाइडर, एक होते हैं हमारे क्लाउड कंज्यूमर, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर क्या होते हैं, जो कि सर्विस प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो उनके पास होते हैं हमारे हार्डवेयर यानी कि सर्वर्स, और जैसे कि स्टोरेज डिवाइसेस, जहां पर भी वो अपनी स्टोरेज को जिन पे जो भी स्टोरेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसको कहीं पर तो स्टोर हो रही है ना एट द एंड, वो, और नेटवर्किंग, ठीक है। तो ये सब हमारे जो हार्डवेयर होते हैं वो होती है हमारी फिजिकल लेयर, ठीक है। ये होती है हमारी फिजिकल लेयर। आई होप आपको समझ में आ गई। अब आती है हमारी वर्चुअल लेयर। वर्चुअल लेयर आपको पता है कि जो हमारे ये जो हार्डवेयर थे उनको वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखो दिस लेयर एब्स्ट्रैक्ट द फिजिकल हार्डवेयर थ्रू वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का यूज करके क्या करती है, ये फिजिकल हार्डवेयर के मल्टीपल इंस्टेंसेस या फिर उसे एब्स्ट्रैक्ट करके बना लेती है, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, जो कि
रिसोर्स इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, ठीक है, हम जिससे कि हम इट अलाउज मल्टीपल वीएम यानी कि वर्चुअल मशीन्स और कंटेनर्स टू रन ऑन द सेम फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है। और किसका यूज करते हैं, ये हाइपरवाइजर का। हमने यूनिट 2 में देखा था हाइपरवाइजर इज अ बीस्ट, है ना, मतलब कि बहुत तगड़ा टूल है जो कि वर्चुअलाइजेशन को सबको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक समझ सकते हो बैकबोन है। दिस लेयर मैक्सिमाइज हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये मेन इसका एडवांटेज है कि ये हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को क्या करती है, मैक्सिमाइज कर देती है। अब देखो नेक्स्ट आती है कंट्रोल लेयर, नाम से पता चल रहा है जहां पर हम कंट्रोलिंग कर रहे होंगे कुछ। दिस लेयर मैनेजेस द ऑपरेशन एंड द ऑटोमेशन द क्लाउड एनवायरनमेंट। जो हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट है उसके अंदर कैसे सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, और ऑटोमेशन यानी कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी जो हमारी होती है, मतलब कि जब भी आपको डिमांड होती है, जब आपको अवेलेबल कराने होते हैं मोर रिसोर्सेज या कम करने होते हैं रिसोर्सेज, तो उसके अंदर एक ऑटोमेशन भी आता है, यानी कि ऑटोमेटिकली भी, मतलब कि अपने आप क्या करता है कि क्लाउड जो प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आपको ज्यादा जरूरत है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। तो वहां पर ऑटोमेशन और ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं वो कौन मैनेज करता है, हमारा क्लाउड कंट्रोल लेयर, ठीक है। और इट ensure that resources are allocated efficiently and securely, ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। इट ensure that cloud services are delivered efficiently by managing resources, controlling security and ensuring availability, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीजें, मतलब कि ये तो आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। ये तो बार बार हम पढ़ ही रहे हैं, यही होता है यार थ्योरी सब्जेक्ट में, कुछ चीजें बार बार पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी सर्विस लेयर, जहां पर कंज्यूमर हमारी सर्विस को ग्रैब कर रहे होंगे या फिर ले रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या सर्विस लेयर में क्या होगा, द टॉप लेयर, ठीक है, ये क्या है, हमारी टॉप लेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, ये टॉप लेयर है। द टॉप लेयर वेयर क्लाउड सर्विसेज आर डिलीवर्ड टू द एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर तक जो हमारी सर्विसेज डिलीवर्ड होंगी यहाँ से होंगी, ठीक है। दिस इंक्लूड द मेन क्लाउड सर्विस मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन क्लाउड सर्विस मॉडल यानी कि और भी होते हैं, लेकिन जो हमारे मेन होते हैं, है ना, वो होते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, है ना, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। और इसके अंदर एक हमारा फंक्शन एज सर्विस भी आ जाता है आगे, बट ये जो तीन होते हैं ना ये मेन होते हैं, और आप चाहो तो इस लेयर के अंदर इनको अच्छे से समझा के भी आ सकते। दिस इज द लेयर वेयर कस्टमर इंटरेक्ट विद द क्लाउड, ठीक है, ये हमारी ऐसी लेयर है जहां पर कस्टमर इंटरेक्ट करता है या फिर जो कंज्यूमर है वो इंटरेक्ट करता है। उसे क्या मतलब कंट्रोल लेयर से, उसे क्या मतलब वर्चुअल एंड फिजिकल लेयर से, वो डायरेक्टली क्या करेगा, सर्विस लेयर पे आएगा, अपनी सर्विस को सिलेक्ट करेगा और उसे यूज करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेयर्ड आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा। ये जो हमारी चारों लेयर थी वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। सर्विस लेयर, कंट्रोल, वर्चुअल एंड फिजिकल, और सबके है ना जो नाम से ही आपको डिफाइन कर दोगे अगर आपको नाम याद रह गए, ठीक है। सो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हो ना तो यूनिट 1 2, है ना, ये दोनों कर ही लेना, और जब यूनिट 4 5 आएंगी तब मैं आपको बता दूंगा उन दोनों में से कौन सी करनी है, ठीक है। ये दोनों इजी है मतलब कि, और जो यूनिट 2 है थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी हार्ड है, ठीक है। सो यूनिट ये जो है, सॉरी, एकेटिव 2021-22 और 22-23 में पूछा गया था 10 मार्क्स में, NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल, ठीक है, रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, ये हमारा NIST है ना, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक हमें रेफरेंस आर्किटेक्चर दिया था या फिर कह सकते हो एक हमें फ्रेमवर्क दिया था। जब भी कोई क्लाउड कंप्यूटिंग, जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट करेगा या फिर बनाएगा, है ना, तो वो इसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकता है और इसी को करना पड़ेगा उसे, है ना, और ये सारी चीजें उसके अंदर होनी ही चाहिए। सो देखो, इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम NIST कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एज अ फ्रेमवर्क टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। और इससे हम क्या समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, और है ना उसे समझने में आसानी होती है इस फ्रेमवर्क के थ्रू। तो चलो समझते हैं। इट आइडेंटिफाइज 5 मेजर एक्टर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिफाइन देयर रोल्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर है ये बोलता है कि भाई इसके अंदर पूरी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे जो 5 ऐसे एक्टर हैं जो कि मेन काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 ऐसे एक्टर हैं, उनके रोल्स हम अभी पढ़ेंगे। तो पांचों एक्टर कौन कौन से हैं, वो हम देखते हैं। पहला है हमारा क्लाउड कंज्यूमर, फिर है क्लाउड ऑडिटर, क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड ब्रोकर एंड क्लाउड कैरियर, ठीक है। एक एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। क्लाउड कंज्यूमर जो हमारे सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, क्लाउड प्रोवाइडर जो कि सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। क्लाउड ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं, क्लाउड ब्रोकर्स बीच में मतलब कि कुछ ऐसे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि
क्लाउड प्रोवाइडर की जगह क्लाउड ब्रोकर बनकर क्लाउड कंज्यूमर से बात कर लेते हैं। मतलब कि ऐसी एप्लीकेशन अभी हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे, ऐसी एप्लीकेशन जो कि क्लाउड प्रोवाइडर की जगह या फिर उनके पहले रिसोर्सेज लेकर और फिर कंज्यूमर को प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है, अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी सर्विस के साथ। और क्लाउड ऑडिटर, ऑडिटर का क्या मतलब होता है? ऑडिटर का मतलब होता है चेक करना। ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं तो उसे चेक करना। तो क्लाउड ऑडिटर क्या करते हैं? क्लाउड प्रोवाइडर पे नजर रखते हैं कि क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे कंज्यूमर के साथ, है ना? मतलब कि कुछ ऐसी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, उसे फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लाउड कैरियर जो कि क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में कैसे हमारी सर्विसेज शेयर होंगी या फिर कैसे कनेक्टिविटी रहेगी, वो हमारा होता है क्लाउड कैरियर। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो क्लाउड कंज्यूमर्स क्या होते हैं? द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस क्लाउड सर्विसेज। इजी एंड बहुत इजी डेफिनेशन, मतलब कि लाइंस जिसे आप समझ में होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं पर्सन की? मैनेज हाउ दे यूज द सर्विसेज, उसे मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे वो सर्विस को यूज करेगा। एक्सेसेस द क्लाउड एंड मे कॉन्फ़िगर देयर ओन एप्लीकेशन। ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को भी कॉन्फ़िगर करके रखना है और अपने क्लाउड को कैसे एक्सेस कर रहे हैं उन सबको भी मैनेज करके रखना है। ठीक है, सेलेक्ट एंड यूज सर्विसेज, इसका बस बेसिक सा काम होता है कि वो सर्विस को सिलेक्ट करे और उसे यूज करे। सर्विसेज में कौन कौन सी? ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया मेन। तो इनको सेलेक्ट करे और यूज करे जो भी चाहिए और कितनी चाहिए। ठीक है, और आता है मैनेज सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट एंड बिलिंग, और जो मतलब उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी उसके पैसे वैसे देने हैं वो सब भी करे। ठीक है, उसे भी मैनेज करे। सो क्लाउड कंज्यूमर क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, क्लाउड प्रोवाइडर जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करा रही है। इट इज द बैकबोन ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफरिंग सर्विसेज लाइक कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, नेटवर्क। ठीक है, ये सारी सर्विसेज कौन? क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइड कराते हैं। इट मैनेज फिजिकल रिसोर्सेज लाइक डेटा सेंटर, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस। ये सब काम किसका है? क्लाउड प्रोवाइडर का, कि इन सबको वो मैनेज करे। ठीक है, एंड वर्चुअल रिसोर्सेज, इन सबको भी मैनेज करके रखता है हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेटेड करे, स्केलेबल रिसोर्सेज बनाए कि अगर कभी उसे ज़्यादा ज़रूरत है कस्टमर को तो उसे बढ़ा दे और जब नहीं ज़रूरत उसे कम कर दे। सिक्योरिटी का भी पर्पस रखे, है ना? सिक्योरिटी का भी मतलब फोकस रखे कि सिक्योरिटी पे भी कोई डेटा लीक वीक ना हो, है ना? अब एग्जाम्पल क्या है? AWS क्या है? हमें वर्चुअल मशीन्स और डेटाबेसेस प्रोवाइड कराता है। वर्चुअल मशीन का ऐसे प्रोवाइड कराता है EC2 नाम से, और डेटाबेसेस RDS नाम से प्रोवाइड कराता है फॉर क्लाइंट टू बिल्ड एंड रन देयर एप्लीकेशंस। तो इसका ये एग्जांपल हो गया। तो ये AWS जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, AWS ही मैनेज करेंगे वर्चुअल मशीन्स को और डेटाबेसेस को। मतलब इसके अंदर कैसी सिक्योरिटी वगैरह रहेगी उन सबको कौन मैनेज करेगा? AWS। समझ में आ गया ये क्लाउड प्रोवाइडर। नेक्स्ट आते हैं क्लाउड ब्रोकर्स। ठीक है, अब देखो ये आपको आई थिंक क्लियर नहीं होगा जब मैंने आपको बताया था, अब देखो समझ में आ जाएगा। क्लाउड ब्रोकर्स हेल्प कस्टमर्स कंज्यूमर्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग एक्सेस टू क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि क्लाउड सर्विसेज को एक्सेस देते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग। अभी मैं बताता हूँ। दे एड वैल्यूज बाय कंबाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर और नेगोशिएटिंग सर्विसेज एग्रीमेंट फॉर कॉस्ट एंड क्वालिटी। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। ब्रोकर, है ना? ब्रोकर दलाल को ही बोलते हैं ना। देखो, क्लाउड कंज्यूमर और प्रोवाइडर के बीच में एक ब्रोकर आ जाता है। ठीक है, वो क्या करता है? क्लाउड प्रोवाइडर से बात करता है और क्लाउड कंज्यूमर से बात करता है। क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज को ले लेता है बहुत सारी को, उन्हें उनके कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है, उनका एक पैक बनाकर क्लाउड कंज्यूमर को प्रोवाइड कराता है कि आपको इस चीज की जरूरत है, मैं आपको इतनी सर्विस दूंगा और कंपनी आपको इस रेट में दे रही है, मैं आपको इस रेट में दूंगा। ठीक है, और उससे ज्यादा अच्छे से सिक्योरिटी दूंगा, अच्छी आपको मॉनिटरिंग पावर दूंगा, अच्छी सब प्रोसेसिंग दूंगा, तो आप मेरे से चीज ले सकते हो। तो क्लाउड ब्रोकर ही वो होती है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास, आपको जैसे कि हेडफोन खरीदना है, ठीक है, आपको कोई भी, आपको समझ लो आपको बोट का हेडफोन खरीदना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि आप डायरेक्टली बोट की वेबसाइट पे जाओ और वहां से आप हेडफोन को बाय कर लो। ठीक है, अब आप दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में और जो भी जितनी भी आपकी ई कॉमर्स है उन सब में जाओ और वहां से आप बाय कर लो। तो वो जो फ्लिपकार्ट वगैरह है, अगर उनकी सेल वगैरह चल रही है तो वो क्या करेंगे? आपको अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वो हमारे क्या हो गए? ब्रोकर्स हो गए, कि मतलब उन्होंने भी तो कहीं वहीं से मंगाया होगा, बोट से, वहां से मंगाया और आपको प्रोवाइड करा दिया। तो यही होते हैं ब्रोकर्स। ठीक है, ये ज्यादा डीप मत जाओ, मैंने बता दिया बस। ठीक है, कंबाइन सर्वल सर्विसेज इनटू वन पैकेज, बेटर सिक्योरिटी, बेटर मॉनिटरिंग। ठीक है, ये सब इन सब का मतलब बोलते हैं कि हम आपको ये सब देंगे और ये सब प्रोवाइड कराएंगे, है ना?
कंबाइन कर देते हैं सारी सर्विसेज को और फिर प्रोवाइड कराते हैं पैकेज की फॉर्म में। अब इसका एग्जांपल क्या है, एक हमारा राइट स्केल नाम से है क्लाउड ब्रोकर, और क्लाउड ब्रोकर प्रोवाइड मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट अनेबलिंग अ बिजनेस टू यूज AWS एज्योर क्लाउड गूगल क्लाउड व्हाइल मैनेजिंग देम इन अ वन इंटरफेस। अब देखो हम AWS की अगर सर्विस ले रहे हैं तो हमें AWS की ही सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम गूगल के ले रहे हैं तो जाके गूगल से ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन क्लाउड ब्रोकर्स क्या करते हैं, जैसे कि राइट स्केल क्या करता है, आपको AWS एज्योर और क्लाउड गूगल क्लाउड इन सब की सर्विसेज को एक साथ प्रोवाइड कराता है आपको, और एक ही इंटरफेस देता है आपको मैनेज करने के लिए, मतलब आपको मल्टीपल इंटरफेस में नहीं फंसने की जरूरत। आप एक ही इंटरफेस से इन सबकी सर्विसेज को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो क्लाउड ब्रोकर ये तो सही काम कर रहा है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, क्लाउड ऑडिटर। क्लाउड ऑडिटर क्या होता है, क्लाउड ऑडिटर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोवाइडर, ये किसी भी प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं करता, लाइक AWS का तो AWS का ऑडिट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपने इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, द क्लाउड ऑडिटर्स रोल इज टू रिव्यू द प्रोवाइडर सर्विस एंड वेरीफाई कंप्लाइंस, ठीक है। मतलब कि ये वेरीफाई करते हैं कि कोई ऐसा तो प्रोवाइडर नहीं है जो कि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उल्लंघन कर रहा है भाई रूल्स का, कि उसने सर्विसेज में तो ये लिख रखा है, ये मिलेगा, लेकिन ये सब मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये सबको कौन, क्लाउड ऑडिटर क्या करता है, मॉनिटर करता है, और अगर कोई दिक्कत लगती है तो उन्हें वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है या फिर वार्निंग दे सकता है ना, विद द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स एंश्योरिंग कंज्यूमर डेटा इज सेफ, ठीक है। और ये एंश्योर करते हैं कि कंज्यूमर का जो डेटा है वो सेफ रहे। अब देखो यहाँ पे क्लाउड ऑडिटर का ना बहुत मतलब बहुत ज्यादा काम आ जाता है, ठीक है। तो तीन ये जो काम है ना डिवाइड किए गए, सिक्योरिटी ऑडिट्स, परफॉर्मेंस ऑडिट्स एंड प्राइवेसी ऑडिट्स। सिक्योरिटी ऑडिट्स में क्या होता है, वेरीफाइंग डेटा डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस मीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स ने सिक्योरिटी रख रखी है, क्या वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को मैच कर भी रही है या नहीं कर रही। जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसके अंदर आपको एक रूल बहुत अच्छे से मेंशन करना पड़ता है कि जहां पर आप लॉगिन करा रहे हो, वहां पर आप जैसे कि किसी यूजर का पासवर्ड लेते हो, तो आप उसे पासवर्ड को खुद भी नहीं देख सकते, ठीक है। आपको पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम लगा के इंक्रिप्शन करना पड़ेगा उसका, फिर आप उस पासवर्ड को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है ना, कि जैसे कि आप एक एग्जांपल समझो कि सिक्योरिटी के कैसे दिक्कत आ सकती है। एक हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई हमारा हॉस्पिटल है, वो क्या करता है, क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को, क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या करता है, यूज करता है, और अपने जो भी डेटा वगैरह है उसे उसमें स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि उनके पास डेटा है हेयर फॉल जो भी उनके पेशेंट्स हैं जिनके हेयर फॉल्स होते हैं, उनका डेटा है, उन्होंने वो स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास उसका डेटा है, उनका फोन नंबर, नाम, सब सारी चीजें, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो सारे डेटा को क्या करते हैं, किसी एक ऐसी कंपनी को बेच देते हैं जो कि हेयर फॉल जो भी रोकती है, ठीक है। उसको बेच दिया। अब उस कंपनी को ये पता है कि भाई बंदे के हेयर फॉल हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको बार बार हेयर फॉल जो क्या बोलते हैं, तेल वगैरह कोई है ना, उसके एड्स दिखाएंगे कि आपको ये दिक्कत है, ये ठीक हो जाएगा। तो यह क्या होगा कि वहां से आपका जो डेटा है लीक हो जाएगा और किसी और के वो यूज में आ जाएगा, और आपको वो मतलब प्रोडक्ट बार बार दिखेगा और आपको खरीदना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आपके पास कॉल्स वगैरह हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब सिक्योरिटी यहाँ से ऐसे लीक हो सकती है, ठीक है। और सच में क्लाउड जो होते हैं ये प्रोवाइडर्स, ये सच में बेचते हैं डेटा, है ना। अगर आप किसी क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें काम कर रहा है ना कोई, तो वो बताएगा आपको कि अगर ऐसा होता है कि नहीं होता। परफॉर्मेंस ऑडिट्स की बात करें तो चेकिंग इफ द क्लाउड प्रोवाइडर मीट प्रॉमिस्ड परफॉर्मेंस लेवल लाइक रिस्पॉन्स टाइम, है ना, कि मतलब जितना उन्होंने वादा किया था क्या वो उतना प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसा ऑडिटर भाई हमारी गवर्नमेंट में भी होना चाहिए ना, कि हमारे देश में कि भाई गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं वो पूरे कर रही है कि नहीं कर रही। प्राइवेसी ऑडिट, ठीक है, प्राइवेसी ऑडिट क्या है, एंश्योरिंग कंप्लायंस विद डेटा रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन मेजर्स। ये भी वही है सिक्योरिटी की तरह, कि कंप्लायंस का मतलब होता है कि उल्लंघन कोई ना करे अपने रूल्स वगैरह का, और डेटा रेगुलेशन मतलब कि डेटा जो रेगुलेशन में रह के वो जो भी डेटा शेयरिंग वगैरह हो रही है, और प्रोटेक्शन मेजर रहे, ठीक है। सो ये इसका इसका एक एग्जांपल है SOC 2 टाइप सेकंड। सो ये इसका एक एग्जांपल है क्लाउड ऑडिटर का, जो कि ऑडिट करते हैं मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस को, ठीक है। सो ये हमारा क्लाउड ऑडिटर हो गया, मैंने आई होप आपको अच्छे से समझा दी सारी चीजें। अब आता है हमारा क्लाउड कैरियर, ठीक है। क्लाउड कैरियर क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं ना, वही हमारे क्लाउड कैरियर्स होते हैं, है ना। कि मतलब कौन आपके बीच में कौन कम्युनिकेशन कराएगा, इंटरनेट ही तो कराएगा, वही तो है आपके बीच का मीडियम, है ना। इंटरनेट के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। इट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन क्लाउड कंज्यूमर एंड द क्लाउड प्रोवाइडर, दे एंश्योर दैट यूजर कैन एक्सेस क्लाउड सर्विसेज ओवर अ रिलायबल फास्ट एंड सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। इनकी ये सारी चीजें होती हैं कि भाई रिलायबल नेटवर्क रखना है, फास्ट रखना है और सिक्योर रखना है। अब देखो
सिक्योर भी रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं है। मेंटेनिंग हाई स्पीड स्टेबल इंटरनेट, ये इसकी कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ensuring data is encrypted and protected during transfer to avoid breaches, ठीक है। और मतलब ये जो था सिक्योर नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके बीच में इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर हो, ठीक है, जिससे कि डेटा आपका प्रोटेक्टेड रहे और कोई भी ब्रीचेस ना आए, कोई भी चोरी वोरी ना हो वहां से, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, ये बहुत सारे एग्जांपल है, टेलीकॉम कंपनीज जितनी भी हैं वो सब इसके एग्जांपल है, ठीक है। लाइक बीएसएनएल वगैरह हो गया, ये सब इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस। आई होप आपको एनआईएसटी जो आर्किटेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ गया है ना। रेफरेंस मॉडल लिख कर आता है तब भी आप वही बनाओगे, ठीक है। एनआईएसटी आता है तब तो आप वही बनाओगे, और रेफरेंस मॉडल आता है तब भी आप वही बताओगे। अब आता है हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन चैलेंजेस, ठीक है। तो ये भी इजी है, ये आपको पता ही होते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन challenges in the cloud computing arise from the need to provide secure, scalable, efficient, and reliable environment for hosting application and managing data। अब देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं, है ना, या फिर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, उन वो जब अपनी आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है, जब वो अपने सिस्टम को पूरा डिजाइन करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लाइक पहला होता है हमारा स्केलेबिलिटी, कि मतलब कैसे स्केलेबिलिटी को क्या करा पाए, प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। ensuring the cloud infrastructure can handle fluctuating वर्कलोड एंड ग्रो विदाउट परफॉर्मेंस लॉस, ठीक है। मतलब कि वो फ्लक्चुएशन भी मतलब कर पाए कि कभी यूजर को ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कभी कम चाहिए, कभी ज्यादा चाहिए, कभी कम चाहिए, तो वो भी उसे मैनेज कर पाए और ग्रो हो पाए विदाउट परफॉर्मेंस लॉस, ठीक है। अगर हम किसी के रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं या फिर अच्छे से ग्रो करा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस आपकी वीक रह जाए, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप ऑटो स्केलिंग कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम थ्रेड्स एंड अनऑथोराइज एक्सेस। इसका सॉल्यूशन क्या है, इंक्रिप्शन रखो अपने डेटा पर, एक्सेस कंट्रोल रखो, कोई भी अनऑथोराइज एक्सेस ना हो पाए, ठीक है। अपने डेटा को मतलब सिक्योर रखने के लिए ये सारी चीजें कंपनीज कर सकती हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट यानी कि प्रिवेंटिंग ओवर स्पेंडिंग, सॉल्यूशन रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड बजटिंग। अब कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मतलब कोई ऐसा कस्टमर के साथ ऐसा ना हो जाए कि वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर दे चीजों पर, है ना, ये भी भाई इंश्योर रखना है, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट यानी कि इफिशिएंट डेटा स्टोरेज, बैकअप एंड फॉलो टू द लीगल स्टैंडर्ड। देखो मैंने आपको बताया ना कि आपको डेटा मतलब स्टोर करने के लिए भी लीगल स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, कि आपका डेटा इंक्रिप्शन में ही स्टोर है ना, और ऐसे स्टोर है ना कि कहीं से लीक नहीं हो सकता, कि आप फिर आप किसी को अपने डेटा जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो वो कहीं पर भी लीक नहीं कर सकते, ठीक है। और है ना, इफिशिएंट डेटा स्टोरेज, अच्छा खासा डेटा स्टोरेज होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन है स्केलेबल स्टोरेज एंड कंपाइलेंस चेक, है ना, चेक भी करते रहो कि कोई रूल रूल ब्रेक ना हो जाए। अवेलेबिलिटी यानी कि मिनिमाइज डाउन टाइम एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट सर्विस। कोई भी ऐसा चीज ऐसा ना हो कि अगर ज्यादा यूजर्स वगैरह हो जाते हैं तो आपका सर्वर डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए, ठीक है। और आपकी जो सर्विस है वो कंसिस्टेंटली प्रोवाइड हो, ठीक है। सो यही थे सारे आपके डिजाइन चैलेंजेस, और बिल्कुल भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इन्हीं को यूज करोगे। आप अपनी तरफ से जो आपको मन करे आप उसे लिख सकते हो, जो भी सही है ना, ये भी सही है। और आप इनको तो लिखोगे ही, और इनके अलावा भी अगर 10 नंबर में जैसे आ जाता है, मैं वैसे तो नहीं आएगा, है ना, किसी क्वेश्चन के साथ आएगा या 2 नंबर में आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको 6-7 लिख कर आने हैं अपनी तरफ से, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। सारी चीजें जो भी हमने 3 टॉपिक पढ़े तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करो मल्टी एटम्स को, और मल्टी एटम प्लस को भी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो भी आपका ही चैनल है। और आप अपडेट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तब भी आप कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।